राधिका और रजत की शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों के बाद राधिका और रजत की जिंदगी में अब खुशियों ने दस्तक दी थी। राधिका ने आज रजत को बताया था कि वो माँ बनने वाली है और उनका सबसे प्यारा सपना कुछ ही महीनों में पूरा होने वाला था। उन दोनों की लव मैरिज थी और वे दोनों ही शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए वो गांव से दूर अपने परिवार से अलग शहर में रहते थे। देखते ही देखते कुछ समय बाद राधिका की प्रेगनेंसी का 7वां महीना लग गया, लेकिन शहर में रजत के अलावा उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए रजत ने उसकी देखभाल के लिए कुछ महीनों के लिए गांव चले जाना सही समझा। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और राधिका को लेकर अपने गांव पहुंच गया। उसके घर वाले अपने बेटे और बहू को इतने समय बाद देखकर खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी चिंता का भाव भी था। आने से पहले कम से कम बता तो देता। तुझे पता है कल अमावस्या है और ऐसे समय में सब कुछ जानते हुए भी तू बहू को यहाँ ले आया। अरे माँ, कुछ नहीं होता और उन मनगढ़ंत कहानियों पर तुम भी ज्यादा यकीन मत करो। चलो, वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है, खाना तो खिला दो। निर्मला का मन अब बेचैन सा हो गया था। उसने उन दोनों को खाना खिलाया और देर रात रजत के पिता से अमावस्या के दिन अपनी बहू और आने वाले बच्चे के लिए की जाने वाली रस्मों के बारे में बात करने लगी। अगले दिन जब राधिका उठी तो उसकी सास ने उसे एक लाल साड़ी और श्रृंगार का कुछ सामान देते हुए कहा, राधिका बेटा, आज अमावस्या का दिन है और हमारे गांव में जो भी स्त्री पहली बार गर्भवती होती है उसके लिए अमावस्या की रात को गांव में महापूजा रखी जाती है। तुम ये साड़ी पहनकर अच्छे से सज सवर कर शाम को तैयार हो जाना। हमने तुम्हारे लिए शाम को महापूजा रखवाई है। तुम फिर से शुरू हो गई माँ। कब तक तुम इन मनगढ़ंत कहानियों को मानकर ये सब करती रहोगी? देख रजत, मैं इस बारे में तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे मेरी बहू और उसके वारिस के लिए जो करना है मुझे करने दे। मैं नहीं चाहती मेरी बहू और उसके बच्चे पर किसी बुरे साए की नजर पड़े। ठीक है, तुम्हारा जो मन करता है तुम करो, लेकिन मुझे अपने साथ आने को तो बिल्कुल मत कहना। तुझे नहीं चलना तो ठीक है, लेकिन राधिका बेटा तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। अपनी सास की बात पर राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और रजत से रात को होने वाली महापूजा के बारे में पूछने लगी, लेकिन रजत ने उसे उस महापूजा को गांव के लोगों का अंधविश्वास बताकर बात को टाल दिया। राधिका को भी रजत की बात ठीक लगी, लेकिन वो अपनी सास का मान रखते हुए शाम को होने वाली महापूजा के लिए तैयार हो गई और गांव की कुछ औरतों ने आकर उनके घर के बाहर एक जमावड़ा लगा दिया। राधिका की सास अब उसे लेकर जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकली तो गांव की एक बूढ़ी औरत ने राधिका के हाथ में एक लोहे का चाकू देते हुए कहा कि वो महापूजा के दौरान इस चाकू को अपने हाथ में संभाल कर रखे। राधिका इन रस्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए उसकी सास और गांव की औरतें उसे जो कुछ करने को कह रही थी वो उनकी बातों को मान रही थी। कुछ ही देर चलने के बाद वो सभी एक जगह पर पहुंच गए जहां गांव के सभी बड़े बूढ़े लोग इकट्ठा थे और पंडित जी उस भीड़ के बीचों बीच या कुंड में अग्नि जलाकर महापूजा की तैयारी कर रहे थे। और पंडित जी के साथ बैठा एक आदमी अग्नि के सामने बैठा कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। गांव की सभी औरतों ने राधिका को ले जाकर उस यज्ञ कुंड के पास रखे एक बड़े से पत्थर पर बिठा दिया। तभी पंडित जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में राधिका और सभी गांव वालों से कहा, जब तक ये महापूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक कोई भी गांव वाला और बेटी तुम भी अपनी आंखें नहीं खोलोगे, नहीं तो उसके परिणाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर पंडित जी ने यज्ञ कुंड में जल रही अग्नि के सामने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और राधिका और सभी गांव वालों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यज्ञ शुरू हुए अब काफी देर हो चुका था। एक जगह पर अपनी आंखें बंद कर बैठे हुए राधिका के मन में अब बेचैनी सी होने लगी थी। तभी पंडित जी ने अपने साथ बैठे उस आदमी को कुछ इशारा किया और उसने तुरंत ही जाकर अपने धारदार औजार से एक मुर्गे की बलि दे दी। उस तेज आवाज से राधिका अचानक से घबरा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा तो उसकी आंखों के सामने एक मुर्गे की बलि दी जा चुकी थी। उसने ध्यान से देखा तो गांव के सभी लोग अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए थे।
इसलिए उसने तुरंत ही फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब महापूजा संपन्न हुआ तो गांव के सभी औरतों के साथ निर्मला और राधिका अपने घर आ गई। कुछ देर बाद अपने कपड़े बदलकर राधिका भी सोने के लिए चली गई। उसकी प्रेगनेंसी का यह 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी सास ने उसे रहने के लिए नीचे वाला कमरा दे दिया था। राधिका की आंख लगे अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कमरे की खिड़की पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सच में कोई उस कमरे की खिड़की को बाहर से खटखटा रहा था। इसलिए उसने रजत को उठाने की कोशिश की, लेकिन रजत इतनी गहरी नींद में था कि राधिका के बार बार जगाने पर भी उसकी आंख नहीं खुली। तभी राधिका को फिर से खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने खिड़की पर जाकर देखा तो उसके सामने 8-10 साल का बच्चा था जो अपने छोटे छोटे हाथों से राधिका को बाहर आने का इशारा कर रहा था। उस बच्चे को देखकर राधिका मानो सम्मोहित हो गई और गली की तरफ बने कमरे के दरवाजे से बाहर की ओर चली गई। वो बच्चा उसके आगे आगे चलकर उसे अपने पीछे चलने का इशारा करने लगा। सुबह जब घर वालों की आंख खुली तो उन्होंने राधिका को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। तभी उनके घर के दरवाजे पर जोर से ठकठक की आवाज हुई। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। गांव के कुछ लोग राधिका को लेकर उनके घर के बाहर खड़े थे। राधिका के शरीर पर बुरी तरह से घाव पड़ चुके थे। गांव वालों ने बताया कि उन्हें राधिका गांव के शमशान घाट में ऐसी हालत में बेहोश मिली, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आए। राधिका की सास ये समझ नहीं पा रही थी कि महापूजा संपन्न होने के बाद भी राधिका के साथ ये अनहोनी कैसे घट गई कि तभी रजत ने बेहद गुस्से में अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मना किया था ना आपको मैंने ये सब करने को, अब देख रही हो ना अंजाम। अच्छा खासा लेकर आया था मैं राधिका को यहाँ, और ये क्या हाल बना दिया आपने इसका। मेरी बात ध्यान से सुन लो माँ, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज ही इसे यहाँ से लेकर शहर चला जाऊंगा। रजत गुस्से में अपनी माँ से ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे अपने कानों में पंडित जी की आवाज सुनाई दी। वही पंडित जी जिन्होंने कल रात गांव में उस महापूजा को संपन्न किया था। उनकी आवाज में आज एक अलग सी गंभीरता थी। तुझे क्या लगता है कि तू इसे यहाँ से ले जाएगा तो मुसीबत टल जाएगी? याद रख, अगर ये यहाँ से कहीं भी गई तो इसकी और इसके बच्चे की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन पंडित जी, आखिर मेरी बहू के साथ ये सब क्यों हो रहा है? महापूजा संपन्न होने के बाद तो मेरी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ना ही नहीं चाहिए था, तो फिर ये सब भला क्यों हो रहा है? नियम का उल्लंघन किया है तुम्हारी बहू ने। मैंने समझाया था कि महापूजा संपन्न होने से पहले कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, लेकिन तुम्हारी बहू ने महापूजा संपन्न होने से पहले ही अपनी आंखें खोल दी और वहां भटक रही अतृप्त आत्माएं अब उस पर हावी हो गई है। अभी भी वक्त है सब कुछ संभालने का। जगाओ उसे और पूछो ऐसा किया या नहीं उसने। बस बहुत हो गया, ये यहाँ आकर कुछ भी कहेंगे और मैं इनकी बातों का विश्वास कर लूंगा। मैं अभी के अभी राधिका को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी पत्नी को जगा कर उसी से पूछ ले। अगर मेरा कहा झूठ निकला तो उसी वक्त तेरी चौखट से चला जाऊंगा। पंडित जी की ये बात सुनकर रजत कुछ गंभीर सा हो गया, और जब उसने राधिका को जगाकर उससे ये बात पूछी तो उसका जवाब सुनकर रजत के होश उड़ गए और वो सीधा जाकर पंडित जी के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, लेकिन कुछ भी करके मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ठीक है, अगर तू चाहता है कि तेरी पत्नी उन आत्माओं के सायों से मुक्त हो जाए तो आज रात के महायज्ञ में लेकर आ जाना उसे। वो लाख कोशिश करेगी वहां ना आने की, लेकिन तुझे हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हुए उसके शरीर से उन आत्माओं के प्रभाव को कम करके उसे महायज्ञ में लाना होगा। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं आज रात हर हाल में राधिका को महायज्ञ में लेकर आऊंगा। पंडित जी के बताए अनुसार शाम होते ही रजत राधिका को लेने उसके कमरे में गया, लेकिन उसे पूरे घर में राधिका कहीं नहीं मिली। वो समझ गया कि वो आत्माएं महायज्ञ से बचने के लिए राधिका को वहां से ले गई है जहां उनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तभी रजत देर ना करते हुए गांव के शमशान घाट में जा पहुंचा, लेकिन अपनी आंखों के सामने का मंजर देखकर डर के मारे उसकी रूह कांप उठी।
उसकी आंखों के सामने बैठी राधिका एक मरी हुई बिल्ली के मांस को नोच नोच कर खा रही थी और उसके मुंह से रीस रहा खून जमीन पर गिर रहा था। उसे इस हालत में देखकर रजत का डर के मारे बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसे आज हर हाल में उन अतृप्त आत्माओं से अपनी बीवी और बच्चे की रक्षा करनी थी। इसलिए वो हिम्मत करते हुए राधिका के पास गया और उसने जाकर राधिका के हाथ को कस के पकड़ लिया। राधिका उसकी ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। तभी रजत तेज तेज हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान चालीसा के शब्द राधिका के कानों में पड़ते ही वो बुरी तरह चीख उठी और रजत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तभी वहां गांव के कुछ लोगों ने आकर राधिका को कस के पकड़ लिया और रजत के साथ वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए राधिका को पंडित जी के पास महायज्ञ तक ले आए और उन्होंने पंडित जी द्वारा बनाए गए गोल घेरे में राधिका को बिठा दिया। उस घेरे में बैठते ही राधिका बुरी तरह चिल्लाने लगी, लेकिन मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण वो चाहकर भी उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाई कि तभी पंडित जी ने तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करते हुए महायज्ञ शुरू किया और देखते ही देखते राधिका की हालत और बुरी होने लगी। उसके शरीर पर कब्जा की हुई आत्माएं उसके शरीर में बुरी तरह तड़पने लगी और उसकी चीख की गूंज पूरे गांव में बुरी तरह गूंजने लगी। लेकिन गांव के सभी लोग बिना डरे पहरा देने के लिए वहां खड़ा रहे और 3 घंटे तक चले इस यज्ञ के बाद एक आखिरी चीख के साथ अचानक राधिका बेसुध होकर उसी घेरे के अंदर गिर पड़ी। अगले दिन जब राधिका को होश आया तो वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ उन 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ उसके पीछे की वजह को जानना चाहती थी, जो आज तक रजत भी नहीं जानता था। रजत की मां उन दोनों को यह सब बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राधिका के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने उन दोनों को बताया कि सालों पहले उनके पूर्वज जो इसी गांव में रहते थे वो धन संपत्ति और जमीन जायदाद के लालच में आकर भगवान को छोड़ शैतान को पूजने लगे थे और शैतान को खुश करने के लिए वो अमावस्या को रात अपने घर में हुए पहले नवजात शिशु की बलि शैतान को चढ़ाने लगे थे। उन्हीं बच्चों की अतृप्त आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है और जो भी औरत इस गांव में पहली बार गर्भ से होती है तो वो अतृप्त आत्माएं अमावस्या की रात उनके बच्चे को अपने साथ ले जाती है। उन्हीं आत्माओं से माँ और बच्चे की रक्षा करने के लिए अमावस्या की रात को महापूजा करवाई जाती है और बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन अतृप्त आत्माओं के लिए एक जानवर की बलि यज्ञ के दौरान चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर कोई महापूजा के किसी भी नियम का उल्लंघन कर दे तो यज्ञ बीच में ही भंग हो जाता है और वो अतृप्त आत्माएं गर्भवती स्त्री के शरीर पर कब्जा कर 3 दिनों के अंदर उसे अपने साथ ले जाती है। अपनी सास की बताई गई इस कहानी को सुनकर राधिका के साथ साथ रजत के भी होश उड़ गए थे। उनकी जिंदगी में इस बात को घटे आज 5 साल बीत चुके हैं और उनकी बेटी प्रिया भी अब 5 साल की हो चुकी है। लेकिन अब भी जब उन्हें अपनी जिंदगी में घटी वो घटना याद आती है तो डर के मारे उनकी आत्मा बुरी तरह सिहर उठती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें